जब से आपकी दादी नहीं रही इस दुनिया में, उस वक्त से मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। दादाजी आप अकेले नहीं हो, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। दादी आपकी करती थी, हर ख्वाहिश मैं आपकी पूरी करना चाहती हूँ। अच्छा पोती, आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं तो फिर चलें कमरे के अंदर। दादाजी आप तो बूढ़े हो चुके हो, आपको मैं चैलेंज देती हूँ, आप 10 मिनट तक रह पाओगे, पहले ना छोड़ देना। पोती आप कमरे के अंदर चलो, देखता हूँ कौन थक जाता है। ठीक है, देखते हैं। दादाजी आज छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको चैलेंज नहीं दूंगी, ऐसे ही मैं आपके पास रोज आती रहूंगी। आज मुझे छोड़ दीजिए। आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, आपने मुझे चैलेंज दिया है, अगर मैं आपको छोड़ दूं तो आपको ऐसे ही रोज आना पड़ेगा। दादाजी ऐसे ही रोज आऊंगी, आज मुझे छोड़ दो, मैं आपको फिर चैलेंज नहीं दूंगी। पोती मैंने आज आपको छोड़ दिया है, आपको ऐसे ही रोज आना पड़ेगा और आप मुझे चैलेंज देंगे। दादाजी मैं आपको चैलेंज दूंगी, आप थोड़ा आराम से करना। ठीक है पोती, मैं आपको आराम से करूंगा। ठीक है दादाजी, मैं आपके पास ऐसे ही रोजाना आपके कमरे में आती रहूंगी, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ठीक है पोती, मैं आपका इंतजार करता रहूंगा हर रात। रोमिना नाम की एक लड़की थी जिसकी उम्र 22 साल थी। वो अपने माता पिता के साथ शहर में रहती थी, लेकिन इसका आबाई गांव शांतपुर था, जहां सिर्फ उसके दादा हरी अकेले रहते थे। रोमिना की दादी कुछ अरसा पहले इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद हरी गांव की हवेली में अकेला रहा। रोमिना बहुत खूबसूरत थी, उसकी आंखें रात के सितारों की तरह चमकदार और काली थीं, और जब उसके लंबे घने बाल हवा में उड़ रहे थे तो तमाशाइयों की नजरें वहीं रुक गईं। उसकी जल्द दूध की तरह सफेद और नर्म थी। रोमिना शहर के कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन उन दिनों वह छुट्टियां बिताने और अपने दादा हरी की देखभाल के लिए शांतपुर आई थी, ताकि वह गांव की खुली फिजा और खेतों का भी लुत्फ उठा सके। ये रोमिना और उसके दादा हरी की कहानी है। इस कहानी को सुनने के बाद ये उन दिनों की कहानी है जब रोमिना छुट्टियां बिताने गांव पहुंची थी। शांतपुर में उसका घर बहुत पुराना और पारंपरिक था। लकड़ी के मजबूत स्तंभ, मिट्टी से ढकी ठंडी दीवारें और छत पर पुरानी टाइलें जो चांदनी रात में चांदी की तरह चमकती थीं। दादा हरी घर में अकेले थे, लेकिन उनकी शख्सियत को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो तन्हा है या कमजोर। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन वे फिर भी जोश और ताकत से भरे हुए थे। लंबा कद, मांसल और मजबूत शरीर, चेहरे पर सफेद घनी दाढ़ी और आंखों में एक खास चमक जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वे अब भी खुद को फिट रखने के लिए खेतों में काम करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि जब हरी जवान था तो दूर दूर से औरतें उसे देखने आती थीं। उनके कई पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हरी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे बूढ़े हो रहे हैं। उनमें अब भी वही जोश और कशिश थी। उनकी सेहत की रौनक उनकी खालिस खाने पीने की आदतों से थी। सुबह ताज़ा दूध, घर का बना हुआ देसी घी और कभी देसी मुर्गी या बकरी का मांस। जिस दिन रोमिना गांव पहुंची, हरी उसे देखकर प्रजोशित था। उसने आगे बढ़कर बड़ी मुस्कान के साथ रोमिना को गले लगाया। उसका सीना चौड़ा और सख्त था। जब उन्होंने गले लगाया तो उसने रोमिना को मामूली से कुछ मुश्किल से भेजा और कहा, मेरी गुड़िया आ गई है। उसकी आवाज में ऐसा जोश था कि सीधा दिल में उतर गया। रोमिना ने अपना सामान कमरे में रखा और घर का थोड़ा सा बंदोबस्त किया। उधर दादा भी बाहर से लौट आए। उन्हें पसीना आ रहा था और उनके कुर्ते के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे। रोमिना ने चाय बनाकर उन्हें दी तो उन्होंने उसे गौर से देखा और बोले, रोमिना तुम अब पूरी तरह जवान हो गई हो, तुम बिल्कुल शहजादी लगती हो। रोमिना शर्माई, हंसी और बोली, दादाजी आप भी सिर्फ मजाक करते रहते हैं। हरी ने गंभीरता से कहा, नहीं बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए एक अच्छे और मजबूत लड़के की तलाश है। रोमिना ने अपने आप से सोचा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह मजबूत। वो हंसकर वहां से भागी। अगली सुबह हरी ने कहा, बेटी मैं तुम्हें पुराना झरना दिखाता हूँ। पानी इतना साफ था कि ताजगी महसूस हो। दोनों घर से निकले। सड़क घने पेड़ों से घिरी थी, जैसे जंगल में हो। दादा आगे चल रहे थे। कमर चौड़ी और मजबूत थी। रोमिना का पैर पेड़ की जड़ में फंस गया। वह गिरने लगी। हरी ने तुरंत उसे थाम लिया। उसका हाथ रोमिना की कमर पर था। सड़कें पुरानी और कच्ची थीं। उसकी नजरें रोमिना पर जमी रहीं। झरने के पास पानी आईने जैसा साफ था। हरी ने पानी दिया और कहा, यह पानी तुम्हारी खूबसूरती बढ़ाएगा। रोमिना ने पानी पिया। बूंदें गर्दन से टपकी। दादा की नजरें पल भर के लिए ठहरी, फिर मुस्कुराए। अब घर चलते हैं। रात को छत पर बैठे तारे चमक रहे थे। हरी ने राजा और रानी की कहानी सुनानी शुरू की। कहानी में वह बोला, रानी भी आप जैसी सुंदर थी। नजरें रोमिना के चेहरे पर जमी। आवाज धीमी हुई। रोमिना ने पूछा, दादाजी क्या आपकी जिंदगी में रानी थी? हरी ने कहा, हाँ तुम्हारी दादी थी, अब तुम मेरी रानी हो।
रोमिना हंस पड़ी, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तीसरे दिन हरी ने कहा, मैं तुम्हें पुराना खंडर दिखाता हूँ। खंडरों में काफी अंधेरा था। हरी ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर राजा और रानी की पेंटिंग्स थीं। हरी ने कहा, देखो राजा अपनी रानी को कैसे पकड़ रहे हैं। रोमिना ने अनजाना सवाल महसूस किया। चलते चलते रोमिना एक कोने में खिसक गई। हरी ने तुरंत सहारा दिया, होशियार रहो, चोट लग सकती है। इस बार रोमिना को जरूरी से ज्यादा पकड़े रखा। शाम को घर वापस आए। हरी थका हुआ था। रोमिना ने कहा, मैं आपको मसाज कराती हूँ। तेल लगाया और मसाज शुरू किया। कमर सख्त और मजबूत थी। हरी ने कहा, तुम्हारे हाथ जादुई और नर्म हैं। रोमिना मुस्कुराई, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चौथे दिन हरी ने कहा, चलो नदी के किनारे चलते हैं। विशेष फूल हैं जो रात में खिलते हैं। दोनों नदी किनारे बैठे, पैर पानी में लटके। हरी के पैर बार बार रोमिना के पैरों से टकरा रहे थे। वो बोला, तुम्हारे पैर छोटे और प्यारे हैं। रोमिना हंसकर पैर हटा दी, लेकिन हरी के पैर वहीं रहे। फिर गंभीर आवाज में बोला, जीवन में कुछ रिश्ते हद से गुजर जाते हैं। रोमिना प्यार से मुंह फेरते हुए बोली, दादाजी आपको दादी याद आती है ना? हरी ने कहा, हाँ, लेकिन अब शायद मेरी जिंदगी में नई रोशनी आई है। रोमिना ने कहा, चलो दादाजी अब घर चलते हैं। 5वें दिन हरी ने कहा, मैं तुम्हें पुराना मंदिर दिखाऊंगा। लोग वहां अपनी इच्छाएं पूरी करने आते हैं। मंदिर वीरान पड़ा था। हरी ने घुटनों के बल बैठकर दुआ की। रोमिना ने भी आंखें बंद कर दुआ मांगी। मंदिर से निकलते हुए हरी ने कहा, मैंने भगवान से तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ मांगा है। रोमिना ने पूछा, क्या मांगा? हरी मुस्कुराया, वक्त आने पर बताऊंगा। बाहर तेज हवा चल रही थी। हरी ने रोमिना के कंधे पर हाथ रखा। छठे दिन हरी ने पुराना रेडियो निकाला। चलो आज पुराने गाने सुनते हैं। पुराने रोमांटिक गाने चलने लगे। हरी ने कहा, हम तुम्हारी दादी के साथ ऐसे नाचते थे। फिर वह उठा, रोमिना का हाथ पकड़कर बोला, चलो तुम भी कोशिश करो। दोनों नाचने लगे। हरी ने रोमिना की कमर पर हाथ रखा। रोमिना के पूरे शरीर में सिहरन हुई। रेडियो पर गाना चल रहा था। हरी ने कहा, प्यार है तो डरने की क्या बात है। रोमिना हंसते हंसते हल्की मुस्कान दी। 7वें दिन हरी ने कहा, आज तुम्हें बगीचे की सैर कराऊंगा। बगीचे में अद्भुत और सुंदर नजारे थे। हरी ने पेड़ से फल तोड़ा। फूल रोमिना के मुंह के पास। ये खाया नहीं जाता, चूसा जाता है। रोमिना फल चूसने लगी। फल मीठा और रसीला था। गाल पर रस टपका। हरी ने हाथों से चेहरा साफ किया। होशियार रहो, चेहरा मुलायम है। रोमिना अब हरी की नीयत समझ रही थी। हरी का हाथ अभी भी उसके हाथ पर था। उसकी नजरें रोमिना के चेहरे पर जमी थीं। रोमिना अजीब महसूस कर रही थी। वह असुरक्षित महसूस कर रही थी। वो हाथ छोड़ना चाहती थी, लेकिन दबाव में चुपचाप छोड़ रही थी। तुम अपने दादा को खुश करने में क्यों हिचकिचाती हो? पानी सिर से गुजर गया। रोमिना ने कड़ा जवाब दिया, दादा अपनी हद में रहो। मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी, चाहे आप कितना ही जोर डालो। हरी ने उसे गुमराह करने की कोशिश शुरू की। अरे पगली, तुम बहाने बना रही हो। तुम नहीं जानती, जवानियों की खुशियां बड़ी अजीब होती हैं। रोमिना ने तुरंत जवाब दिया, दादाजी ये मजा नहीं है, ये इंसान की इज्जत को बर्बाद करती है। हरी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रोमिना ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ दिन बाद रोमिना के घर पर एक समारोह था। बहुत से मेहमान आए। हरी भी वहां आया, लेकिन किसी और वजह से। उसे गलतफहमी थी कि रोमिना उसे देखकर खुश होगी। वो बड़ी मुस्कान के साथ रोमिना के पास गया, लेकिन रोमिना ने उसे देखा तक नहीं। हरी ने रोमिना को पुकारा। रोमिना ने उसे नजरअंदाज किया, जैसे सुना ही ना हो। हरी को गुस्सा आया। वो खुद चला, रोमिना के पास आया। धीमे और जहरीले लहजे में बोला, ज्यादा रवैया मत दिखाओ, वरना कहीं नहीं छोड़ूंगा। पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। रोमिना के पैर से जमीन खिसक गई। वो तनाव और डर में थी। चेहरे का रंग बदल गया। समारोह में मौजूद रोमिना के समझदार दोस्त ने देखा। उसने रोमिना का हाथ पकड़ा और कमरे में ले गया। क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? साफ साफ बताओ। रोमिना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका सब्र टूट गया। उसने दोस्त को हरी की हरकतें और घटिया हरकतें बताईं। दोस्त ने उसे गले लगाया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं रोमिना, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इस बूढ़े का दोष है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, सबको इसका असली चेहरा दिखाएंगे, ताकि किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो।